आपको बताया था एक क्वेश्चन, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था मैंने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, 1 नंबर का। बिल्कुल सेम उसी तरीके से थोड़ा रिवीजन करा दूं मैं आपको, है ना। कि यदि आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी। तो इन दोनों केस में फ्लक्स क्या होगा भैया, आपका चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ऐसे बिल्कुल सेम एरिया बढ़ेगा या घटेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फिर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ऐसे बिल्कुल सेम एंगल चेंज करोगे तो भैया क्या होगा, एंगल अगर चेंज होता है तो भैया आपको पता फ्लक्स एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा और फिर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, ठीक है। ये है, ये क्या है, कंडक्शन ऑफ ईएमएफ। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो आपको बता ही दिया था कि अगर आप कॉइल को, मैग्नेट को कॉइल के पास में ले आओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स वेरिएबल रहेगा, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। और अगर सर्किट क्लोज है आपका तो इंड्यूस करंट भी आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आप मैग्नेट को दूर ले आओ तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, फ्लक्स कम होगा। और यदि फ्लक्स कम हो रहा है फिर भी वेरिएबल है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। आपको पता ही है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी गिवन बाय लेंज लॉ। ठीक है, अगर मान लीजिए साउथ पोलैरिटी आ गई कॉइल के ऊपर तो क्लॉकवाइज करंट रहेगा, क्लॉकवाइज ईएमएफ भी रहेगा, समझ गए। नॉर्थ पोलैरिटी आ गई तो एंटी क्लॉकवाइज करंट भी रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट और ईएमएफ दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है इन कॉइल के लिए। क्योंकि कॉइल जो होती है वो रेजिस्टिव कॉइल होती है, क्या होती है, और जिनका भी रेजिस्टेंस होता है ना उस केस में ईएमएफ और करंट दोनों साथ में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में, समझ गया। ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भैया, ये मैंने आपको बता रखा है पहले से। आज हम करने वाले भैया प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। तो भैया ये आपका शटर है, ये आपका शटर है। ये नीचे हो सकता है, तो यानी ये चीज क्या होती है, वेरिएबल है। और ये क्या है, लेंथ है। अच्छा, आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रखी, तो जैसा कि आपको पता है एक्स वेरिएबल है, तो मैंने कहा एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, याद है, किसी भी टाइम पर। अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है इसकी लंबाई क्या है, एक्स है, और चौड़ाई क्या है, लंबाई है आपकी, लेंथ है आपकी, एल ही ले लो, इसको हम लेंथ ले रहे हैं, है ना। लेंथ आपकी एल है, और किसी भी इंस्टेंट पे चौड़ाई क्या, क्योंकि ये चौड़ाई बदल रही है क्योंकि आप नीचे ला रहे हैं इसको वी वेलोसिटी से, तो विड्थ क्या है इसकी, किसी भी इंस्टेंट पर एक्स है, तो एरिया क्या होगा, एल एक्स। फ्लक्स क्या होगा, इसी इंस्टेंट पर फ्लक्स क्या होगा, बी ए। और कॉस यहाँ पर इस डायग्राम में या ऐसे किसी भी डायग्राम में जहां पर आप एरिया चेंज कर रहे हो तो वहां पर कॉस की वैल्यू 1 होगी, ध्यान रखना। क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर एक ही डायरेक्शन में होंगे। बी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, एरिया की वैल्यू क्या रखी है, एल एक्स। फ्लक्स तो आपको पता है एक्स बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदल रहा है, तो इसका मतलब ईएमएफ आने वाला है। ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, माइनस पाई की वैल्यू क्या, बी एल एक्स अपॉन में डी टी। तो भैया बी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, अंदर क्या हुआ, डी एक्स अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। सबको पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यही होता है ना। तो भैया ईएमएफ की वैल्यू आ गई बी एल वी, ये ईएमएफ आ गया। अच्छा, माइनस हटा भी सकते हो क्योंकि माइनस क्या है, ये अपोजिंग करता है, अपोज करता है किसको, फ्लक्स के चेंज को। ठीक है, करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस आर, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज लूप, ये होगा बी एल वी अपॉन में आर। अच्छा, पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर। तो पावर क्या है भैया, आई क्या है, ये रहा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो पावर कितनी निकल रही है, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है ना, ये वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, आर आ गई पावर। अच्छा, एक बात और है कि आपको पता है करंट रही है ना, करंट ये, तो ये करंट क्या होगा, फ्लो करेगा सर्किट में ऐसे करके, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। पता क्यों, क्योंकि भैया कोई कंडक्टर का रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है।
लेकिन ये वाला कंडक्टर तो मूव कर रहा है ना, ये वाला मूव कर रहा है, तो आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसके ऊपर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, बिल साइन 90। 90 क्यों, क्योंकि आर्म जो है जो चल रही है वो एक्स के अलॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब जेड के अलॉन्ग है, तो एंगल क्या होगा 90। तो बी आई एल हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बी एल वी अपॉन में आर इंटू में लेंथ। तो ये इसको सॉल्व कीजिए, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, दैट इज द फोर्स ऑन आर दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आएगा भैया, अगर आप मान लीजिए कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज करें, एरिया भी वही है और मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, बस क्या कर रहे हो आप, इस कॉइल को घुमा दे रहे हो, घुमा दे रहे हो, तो घूमने के साथ नॉर्मल घूमेगा, और नॉर्मल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है इसका वो भी क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा। अच्छा आपको एक बात बता दूं कि डी थीटा अपॉन में डी टी होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से लिखते हैं, इसको रोटेशनल स्पीड भी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो भैया आपको पता है थीटा बदलेगा, और आपको ये भी पता है कि एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए जो नॉर्मल था और जो मैग्नेटिक फील्ड थी उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, किसी भी इंस्टेंट पर एंगल कितना है, थीटा। अभी थीटा बदल रहा है तो इसलिए मैंने इंस्टेंट लिया, क्या लिया, तो भैया उस इंस्टेंट पर एंगल कितना है, थीटा। तो फ्लक्स क्या होगा, बी एन ए कॉस थीटा। अब आप बोलोगे भैया एन कहां से आ गया, तो भैया हम बी ए कॉस थीटा पढ़ा हमने फ्लक्स का फॉर्मूला, लेकिन इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्म तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया बना कॉस थीटा। ये ध्यान रखना, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो बना कॉस थीटा होता है, चाहे थीटा वेरिएबल है तो इसलिए फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और फ्लक्स वेरिएबल हो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, ईएमएफ की वैल्यू तो डी फाई अपॉन में, तो माइनस डी अपॉन में डी टी, फाई की वैल्यू क्या बेटा, बी माइनस बी एन ए, माइनस नहीं प्लस है, बी एन ए कॉस थीटा। अब बाहर क्या जाएगा, बी एन ए बाहर गया, क्या आएगा, माइनस बी एन ए बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट। अच्छा यहाँ पे चेन रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये हो गया ई इक्वल्स टू में माइनस बी एन ए, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन आपको पता है ये दोनों चीज मैच नहीं कर रही, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा डी थीटा अपॉन में डी टी। तो साइन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ईएमएफ क्या आ गया, बी एन ए साइन थीटा, और भैया ये क्या हो गया, ओमेगा, क्या हो गया, ओमेगा। तो इसको अरेंज करके लिखोगे तो इसे लिख देना नवाब, क्या लिख देना, नवाब, एन डब्ल्यू ए बी, नवाब, याद रहेगा आपको, नवाब साइन थीटा इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन अ करंट कैरिंग थ्री व्हेन अ कॉइल मूव्स इन अ या रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जनरेटर के अंदर यही करंट आता है क्योंकि जनरेटर की कॉइल गोल गोल घूमती है, यानी उसका एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये आएगा, करंट क्या होगा, तो करंट होगा नवाब साइन थीटा अपॉन में आर, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आगे बढ़े। हम्म? अभी जो आपने पढ़ा वो मोशनल ईएमएफ है, क्या है ये, पीछे हमने जो पढ़ा वो मोशनल ईएमएफ बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। हमने टॉपिक का नाम चेंज किया कि भैया सटर है, इसको आप मूव करा रहे हो तो ये चीज क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट है। अच्छा एट एनी इंस्टेंट आपको याद होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एट एनी इंस्टेंट आपको याद होगा इसका एरिया कितना होगा, ए इक्वल्स टू में एल इंटू मैक्स, एक्स चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा एट एनी इंस्टेंट, बी एन ए क्या होगा, कॉस थीटा, ए की वैल्यू लिख दो, बी एन, ए की वैल्यू क्या है एन एक्स, वैसे मैंने एन नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जो कर रखा जाए उससे कर लो, चाहे इससे कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
ये ज्यादा बेटर है, जो अब मैं कर रहा हूँ ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जिसमें डेरिवेशन है। ठीक है, चलो एन टर्न नहीं लेता मैं कॉइल के अंदर, केवल एक ही टर्न लेके चलता हूँ। एक टर्न में तो बी ए कॉस थीटा, तो ये आपको पता है ए की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, क्या है कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू 1 होती है ऐसे डायग्राम के लिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो इसको आप 1 भी ले सकते हो या फिर आगे लेके सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1 ले लो ज्यादा बेटर है। तो आपको पता है ये भैया एक्स वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल होगा, कंटीन्यूटी में क्या होगा माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। तो हम 1 लेके कर रहे हैं, कॉस की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो माइनस डी फाई अपॉन में डी टी आ गया बी एल एक्स। तो भैया बी एल तो बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ, ये क्या होता भैया लास्ट, तो ये बस क्या आ गया माइनस बी एल पी। करंट क्या होगा नीचे निकाल रखा। तो ये मेथड करना आप लोगों के लिए ज्यादा आसान रहेगा, दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसमें डेल्टा विल्टा लेके कर रखा तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है भैया, ये ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। माइनस बी एल बी अपॉन में आर, और अगर आपको पावर निकालनी तो पावर आप जानते हो आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, आर आपका रेजिस्टेंस है। और यदि आपको भैया वो निकालना है, क्या निकालना है फोर्स, फोर्स क्या होता है बी साइन थीटा। तो भैया बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई आपने निकाल रखा है बी एन बी अपॉन में आर, एंड लेंथ है और साइन 90। तो भैया सॉल्व कर लीजिए इससे, यहां से आपको वो भी निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, तो यही सारी चीजें आएंगी। ठीक है, डायरेक्शनल ऑफ मोशनल ईएमएफ, ठीक है, अच्छा पावर भी बता दिया आपको। अच्छा हाँ, हीट निकालनी है, हीट कैसे निकालोगे तो आपको बता दूं, पावर क्या होती है हीट अपॉन में टाइम। तो हीट क्या होगी पावर इंटू में टाइम, पावर आप ऑलरेडी निकालते हो वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर इंटू में टी। तो ये आ गई आपकी हीट भी आ गई। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ कैन बी गिवन बाय लेंज लॉ। कुछ नहीं लेंज लॉ, ये सब बेकार है, इसको क्यों फालतू में करेंगे, लेंज लॉ इज बेटर, बेटर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेंज लॉ अप्लाई करके देखो मैं कैसे निकालता हूं। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक कॉइल ले जा रहा हूं, तो क्या है कलर क्यों नहीं आ रहा, चलो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कॉइल ले आ रहा हूं, तो आएगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक कॉइल ले आ रहा हूं। जब ये कॉइल अंदर जाएगी तो आपको पता है इसका फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा, अंदर जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा। और आपको पता है बढ़ता हुआ फ्लक्स कॉइल को पसंद नहीं आता। तो आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर वाले फेस से अंदर जा रही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाले फेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है और इसका फ्लक्स भी बढ़ रहा है, तो ऊपर वाला फेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लेना बंद कर देगा। और कौन सा फेस, कौन सी पोलैरिटी आती है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती, नॉर्थ पोलैरिटी, क्योंकि अगर साउथ पोलैरिटी रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी तरफ, इसलिए ऊपर वाला फेस कैसी पोलैरिटी पार करेगा नॉर्थ, क्या करेगा, और नॉर्थ आते के साथ करंट क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगा। हम मान लीजिए यही कॉइल बाहर निकलने लगी, जब यही कॉइल बाहर निकलेगी तो आपको पता है इसका फ्लक्स क्या होगा कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो भैया कॉइल का, अब मैग्नेटिक फील्ड एंट्री कहां से मारी है ऊपर वाले फेस से, क्योंकि इनवर्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ऊपर वाले फेस से एंट्री मारी है, इसका मतलब ऊपर वाला फेस अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, इसलिए फील्ड लाइन को खींचेगा। खींचने के लिए कौन सी पोलैरिटी ले गई है साउथ, तो मतलब करंट कैसे आएगा क्लॉकवाइज, क्या आएगा। तो इस तरीके से पोलैरिटी आकर के मतलब लेंस लॉ इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो भैया निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, ये देखो क्वेश्चन करा रखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये अंदर जा रहा है तो इसका फ्लक्स आपको पता भैया, ये कॉइल अंदर जा रही है तो इसका फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ऊपर वाला फेस कहेगा फ्लक्स नहीं बढ़ना चाहिए, और ऊपर से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो ऊपर वाला फेस क्या करेगा नॉर्थ पोलैरिटी पर करेगा, करंट कैसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही ये क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मार जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारते के साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फिक्स हो जाएगी, अब बढ़ेगी नहीं, यानी फ्लक्स भी क्या होगा कांस्टेंट। जैसे फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो आपको पता कॉइल को अपोज करने की आवश्यकता नहीं है, ईएमएफ भी जीरो करंट भी जीरो। लेकिन अब ये कॉइल क्या होगी बाहर निकलने लगी, यानी इसका फ्लक्स क्या होने लगा कम होने लगा,
ऊपर वाले फेस से एंट्री मार रही है तो इसलिए ऊपर वाला फेस कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है, मेरा फ्लक्स कम हो रहा है, इसलिए ऊपर वाले फेस पे कैसी पोलैरिटी आएगी, साउथ, तो करंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा, है ना। देखिए ये एक टॉपिक है लॉजिक बिहाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो खैर ये वाला जो लॉजिक है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ऑफलाइन क्लास में ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, तो कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, क्या होते हैं, तो जैसे ही इसे मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स बी क्यू वी साइन थीटा। अब वो फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में शिफ्ट करा देगा। पहले पूरी रॉड न्यूट्रल थी, नेट चार्ज क्या था इसके ऊपर, जीरो हर एंड पर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा होंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपके फ्रिक्टिशियस, फ्रिक्टिशियस मतलब कि इमेजिनरी क्या बन जाएगी, बैटरी, ये क्या बन जाएगी आपकी बैटरी। और जैसे ही आप बैटरी के दोनों एंड पर सर्किट जोड़ते हो तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपका करंट आ जाता है, इसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और जो करंट आ रहा है उसको इंड्यूस करंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिक होता है, अगली क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी यही है कि जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो फोर्स लगेगा। तो भैया फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल करके दूसरे एंड को पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, और जहां पर जाते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, इट बिकम अ बैटरी, ये बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है, और जैसे आप सर्किट को ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है, करंट आ जाता है, ठीक है भैया। आगे बढ़े, तो यही लिखा हुआ है, इसको आप देख लोगे तो ज्यादा अच्छे से आपके लिए बेटर है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन होता क्या, ठीक है भैया। सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लॉजिक वही है पुराना घिसा पिटा, लॉजिक आपका वही पुराना घिसा पिटा है। कहते हैं भैया कि जब, देखिए बेटा बाद में बात करिए, ठीक है। लॉजिक यही है कि जब किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल उस फ्लक्स के चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी, और अपोज करने के लिए अपने अंदर क्या लाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ लाएगी। यही है सेल्फ इंडक्शन। अब इसमें होता है क्या, देखिए सेल्फ इंडक्शन में हम क्या करते हैं, कॉइल लेते हैं, कॉइल बोले तो सॉलिनॉइड, क्या लेते हैं, सॉलिनॉइड के अंदर हम ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट समझते हो, वो करंट जो आपके घर में आता है उसे ऑल्टरनेटिंग कहते हैं, और इसकी वैल्यू लगातार क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, ऐसे चेंज होती है। देखो इसका अगर ग्राफ देखोगे ना आप, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ऐसा करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, जीरो हो गया, घट रहा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लगातार वेरिएबल नेचर का होता है। तो इसकी वजह से करंट वेरिएबल नेचर का है, तो ये वेरिएबल करंट अप्लाई किया, और इसकी वजह से वेरिएबल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनी, वेरिएबल बनी, क्या बनी, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल का फ्लक्स क्या होने लगा, चेंज होने लगा, और उस चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल के अंदर से क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, और इंड्यूस ईएमएफ ने क्या किया, कॉइल के फ्लक्स के चेंज को अपोज किया। कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन, अपने आप से ही इंड्यूस कर लिया। खुद के अंदर करंट है, कौन सा करंट है, अगर आप डीसी अप्लाई कर दो, डायरेक्ट करंट अप्लाई कर दो तो क्या होगा, डीसी करंट अप्लाई करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जब कांस्टेंट रहेगा तो उसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट फ्लक्स क्रिएट करेगी, और कांस्टेंट फ्लक्स को अपोज करने के लिए कॉइल को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम क्या लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट लेते हैं सेल्फ इंडक्शन के टाइम में। जैसे हम सेल्फ इंडक्शन में ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं तो इस कॉइल के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भैया, वेरिएबल होती है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इसका फ्लक्स वेरिएबल होता है, फ्लक्स वेरिएबल को अपोज करने के लिए इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, उसी उस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, इसके फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेंस्ट में आएगा, मतलब कि भैया जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, और जब घट रहा है तो उसको घटने नहीं देगा, उसको फेवर करेगा। फिर जैसे मान लीजिए आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है,
तो ये इसके अगेंस्ट में आ जाएगा। और जब फ्लक्स कम होने लगा तो भैया ईएमएफ क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा ताकि कम ना हो पाए। समझ गया, समझ गया। जैसे कई रिश्तेदार होते हैं, आप ग्रोथ करने लगते हो तो वो जलने लगते हैं, लेकिन अगर आप गिरने लगते हो तो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं। समझ गए। तो इंड्यूस ईएमएफ का वही हाल है। समझ गए। तो ये है आपका सेल्फ इंडक्शन, इसकी डेरिवेशन भी है। ठीक है। कह रहा है व्हेन अ करंट फ्लो, व्हेन अ वेरिएबल करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल इट गिव राइज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एक करंट जो होता है मैग्नेटिक कॉइल के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। अगर वो करंट लगातार चेंज होता रहता है तो उससे लिंक कॉइल के लिंक फ्लक्स भी क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है। इसको अपोज करने के लिए कॉइल क्या करते हैं भैया, एक इंड्यूस ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ क्रिएट करती है। कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, समझ गया सेल्फ इंडक्शन क्या है। वेरिएबल करंट क्या कॉइल के अंदर, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाया है कॉइल ने, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल का क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया। और कॉइल उसी अपने ही फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए खुद से क्या लिए, उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेल्फ इंडक्शन। और एक बात ध्यान में रखना, जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना रखा है मैंने, कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो फ्लक्स भी बढ़ा, तो ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज द इंक्रीजिंग फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड घटी, फ्लक्स घटा, तो ये क्या करेगा, फेवर करेगा। दोनों डायग्राम बनाना है आपको। अच्छा, दूसरा कह रहा है भैया फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। क्यों, देखिए इस कॉइल का एरिया तो कांस्टेंट है। कॉइल का एरिया क्या है, कॉइल का एरिया अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया से कोई संबंध नहीं है फ्लक्स का यहां पर। तो जितना करंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी उतनी ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो इसलिए फ्लक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, तो कॉइल के अंदर जितना अधिक करंट आप प्रवाहित करोगे, कॉइल का फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इस कांस्टेंट को कहते हैं भैया कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे, इस एल को कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये हो गया, ठीक है भैया, ये एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कॉइल का फ्लक्स चेंज उतना ज्यादा अपोज किया जाएगा कॉइल के द्वारा। और एल की वैल्यू जितनी कम होगी, कॉइल का फ्लक्स उतना कम अपोज किया जाएगा कॉइल के द्वारा। ठीक है। एल की वैल्यू निकालने के लिए कई बार आता है, तो एल क्या होता है, फाई अपॉन में आई होता है। फाई क्या है, फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, बी एन ए, और भैया यहां पर कॉस की वैल्यू 1 ही होती है, आपको बता रखा है। ठीक है। आई, अगर मैं बात करूं बी क्या है, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड आप सबको पता होगा क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। क्या होता है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, ए क्या है, एरिया अपॉन में आई, आई से आई क्या हुआ, कट गया। स्मॉल एन अगर आपको याद होगा तो स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन में एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, तो ये आएगा म्यू नॉट, स्मॉल एन को कैपिटल एन अपॉन में एन लिख दिया, और ये एन है, ये एल है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो गया, एल। दैट इज द सेल्फ इंडक्शन फॉर्मूला। ये आएगा 3 नंबर का, मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूं 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भैया, सेल्फ इंडक्शन आपका हो गया। अच्छा, फ्लक्स अगर आपको देखिए, सेल्फ इंडक्शन निकालने का मैंने बताया, तो बाकी आपको फ्लक्स ये है पता ही है। तो अगर आपको फ्लक्स पता है तो ईएमएफ निकालोगे, होता है डी फाई अपॉन में dt होता है। फाई की वैल्यू क्या है, एल आई है। एल क्या है, कांस्टेंट टर्म। कौन बदल रहा है, करंट बदल रहा है, इसलिए करंट को ही मैंने क्या रखा है, अंदर रखा है, करंट वेरिएबल है। तो भैया इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, एल डी आई अपॉन में डी आई, डी आई अपॉन में डी टी, डी आई अपॉन में डी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब करंट कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा चेंज होगा, जितनी तेजी से चेंज होगा, उतनी ज्यादा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, उतना ज्यादा वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, और उतना ही ज्यादा क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पता लग गई है तो आप इंड्यूस करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये रहा आपका इंड्यूस करंट। ठीक है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ एल क्या होता है ये भी बताया ना। तो ईएमएफ हमारा ये आ गया। एल अगर आपको डिफाइन करना है, ध्यान दीजिए, एल अगर आपको डिफाइन करना है, एल, ठीक है, एल यानी सेल्फ इंडक्शन, तो हम एल को यही रखेंगे, डी आई अपॉन डी टी को इधर ले आएंगे, तो ये जाएगा आपका ई डी आई अपॉन डी टी। तो भैया ई क्या रखेंगे, 1 वोल्ट, और डी आई अपॉन डी टी लिखते हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो आपके एल की वैल्यू क्या आएगी, एक, क्या आएगी, एक, 1 हेनरी क्या आएगी। तो 1 हेनरी को डिफाइन, 1 हेनरी,
तो डिफाइन 1 हेनरी अगर आपको डिफाइन करना ना तो कहोगे भैया अगर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन होगा वो क्या होगा 1 हेनरी होगा। जिस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन जितना ज्यादा होगा वो अपने अंदर फ्लक्स के चेंज को उतना ज्यादा अपोज करेगी, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हो गया। मैंने आपको एक्सप्रेशन बताई दी है सेल्फ इंडक्शन की। ठीक है, ये एरिया म्यू नॉट एन आई। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग दी वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन, किन किन फैक्टर्स पे सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करता है। तो हमने देखा भैया सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। ठीक है, अगर अंदर की परमेबिलिटी को आप बढ़ा दोगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जाएगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स के अंदर वेरिएशन भी क्या होती है ज्यादा आती है, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा आएगा, सेल्फ इंडक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स चेंज भी बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। एरिया बढ़ने से आपको पता भैया फ्लक्स ज्यादा होगा, ज्यादा वेरिएशन होगी, ज्यादा वेरिएशन से ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा। एल ज्यादा होने से भैया सेल्फ इंडक्शन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल बढ़ने से कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी, फ्लक्स कम चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ कम आएगा। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें बता रखी है मैंने, हिंदी इंग्लिश में लिखवा रखी है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, सारी चीजें वही है, मैंने आपको पूरा डिटेल में लिखवाया। ठीक है, अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर मतलब परसों क्लास में फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले संडे तक आपका सिलेबस लगभग फर्स्ट बुक पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा पहले विराम दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लास देखो डॉट डॉट लगा रखे। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।